गया बेसिक। ठीक है, कंसीट इज बेसिकली द फार फेच इमेज। ठीक है, इमेजरी के अंदर हमने देखा कि भाई दो तरह की पोइट्री हमने देखी, बल्कि कई तरह की पोइट्री देखी, जिसमें हमने एलिजाबेथन पोइट्री को देखा, हमने पेट्रियार्क को देखा। पेट्रियार्क एलिजाबेथन के अंदर जो है हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन ज्यादा होते थे। व्हाट इज हाइपरबोल? हाइपरबोल इज बेसिकली एग्जेजरेटेड, यानी कि एग्जेजरेट करके अपनी बिलव्ड के बारे में बताना। दैट इज बेसिकली द हाइपरबोल, यानी कि आप इसको मुबालगा राई भी कह सकते हैं उर्दू में। ठीक है, अच्छा, उसके कंपैरिजन में हमने देखा कि मेटाफिजिकल कंसीट्स क्या होते हैं। एक तरफ इमेजरी होती है, फॉर एग्जांपल, जो कि हम डिफरेंट इमेजेस के थ्रू एक व्यू पॉइंट जो है वो जनरेट करते हैं और वो हम बताते हैं। बट व्हाट इज द कंसीट? कंसीट आर द फार फेच इमेजेस, और ये यूज होते हैं मेटाफिजिकल यानी कि बियॉन्ड इमेजिनेशन की तरफ। ठीक है, तो हम इसकी तरफ चलते हैं कि विट और कंसीट, यहाँ पे विट को हम किस तरीके से देखते हैं और कंसीट्स को हम कैसे देखते हैं। Donne is the monarch of wit and master of conceit. One of the stock devices used by any poet is the use of imagery. Images are employed by all the poets. A conceit is an unusual and fantastic simile. It is basically a comparison between two dissimilar things. ठीक है, अगर हम इमेजरी को देखें, दैट इज जस्ट एन इमेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल इमेज ऑफ सन, इमेज कोई फ्लावर का इमेज होगा या कुछ भी, तो दैट इज बेसिकली द imagery. But what is the conceit? Conceit is basically the comparison between two dissimilar objects, जिसको हम मेटाफर के अंदर, मेटाफर और conceit जो है, जरा इन दोनों लिटरेरी टर्म्स को लिखिएगा जरा, एंड पे जाके फिर मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज मेटाफर, और फिर ये पढ़ाने के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज कंसीट बेसिकली, और इन दोनों में फर्क क्या होता है। लिखिए अपनी कॉपीज के ऊपर ये क्वेश्चन लिखे, मैंने एंड पे आप सबसे माइक ऑन करवा के पूछना है। तो इमेजेस जो है वो एम्प्लॉय होते हैं बाय द पोएट, और कंसीट जो है वो एक अनयूजुअल एंड फैंटास्टिक सिमिली, और इट इज बेसिकली, और कंसीट क्या है? एक अनयूजुअल फैंटास्टिक सिमिली होती है, जो नॉर्मली हम ये नहीं कहेंगे कि दैट इज सन, तो हम उसको सन ही कह रहे, बल्कि वो ऑपोजिट कोई इमेज होगा जिसको हम रिलेट करेंगे सन के साथ। इट इज बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। ठीक है, इट इज अ फार फेच्ड इमेजरी, generally a comparison indicates similarity in dissimilar object. ठीक है, और जनरली हम क्या करते हैं, एक कंपैरिजन होता है जो कि इंडिकेट करता है सिमिलैरिटी दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स में। बट अ कंसीट एम्फसाइजेस ऑन द डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी, लेकिन कंसीट जो है वो क्या है, वो एम्फसाइज करता है डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी। हेट्रो मीन मैनी, ठीक है, होमो मीन वन और हेट्रो मीन मैनी। हेट्रोजेनिटी यानी कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स के तौर पे हम उसको लेके और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया जाता है, या बहुत सारे इमेजेस को मर्ज किया जाता है इनटू वन कॉन्सेप्ट। देयरफॉर इन अ कंसीट देयर आर मोर ऑफ इनकॉन्ग्रुइटी रादर देन द सिमिलरिटी। ठीक है, इस वजह से कंसीट के अंदर इनकॉन्ग्रुइटी ज्यादा है रादर देन सिमिलरिटी। द नेचर ऑफ डन्स कंसीट इज वेरी इंटरेस्टिंग. Mostly Duns conceit are metaphysical because they are extracted from extended world of knowledge, science, astrology, astronomy, philosophy, and fine art. They are scholarly, learned, and obscure. Moreover, they are elaborate. In a valediction forbidden morning, the two lovers have been compared to a pair of compasses, where one leg remains fixed and the center and the other rotates. ठीक है, इसी तरीके से valediction forbidden morning, two lovers जो हैं उनको compare किया जाता है पेयर ऑफ कंपासेस के साथ, जहां पे एक लेग जो है वो फिक्स रहती है एट द सेंटर और दूसरी जो है वो रोटेट करती है। इट इज एन elaborate and extended conceit. If they are two, so as if twin compasses are two. और यहाँ पे वो वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग के अंदर क्या कहते हैं कि ये अगर दो हैं तो दो ही सही, एज इफ कि वो इस तरह से जुड़े हुए हैं, ट्वाइन कंपासेस आर टू। ठीक है, जैसे दो कंपासेस दो होती हैं, दाई सोल द फिक्स फुट, तुम्हारी जो सोल है वो फिक्स फुट है, मेक नो शो टू मूव बट डॉट इट इफ द अदर डू। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम एक कंपास को देखते हैं, ठीक है, तो हम कंपास के अंदर क्या देखते हैं कि एक जो होता है उसका फुट वो फिक्स्ड होता है और एक जो है वो मूव कर रहा होता है, राइट। तो वो यहाँ पे ये कहता है कि
ठीक है, तो वो कहता है कि ये फिक्स फुट है और ये मूविंग है, तो तुम्हारी जो सोल है वो फिक्स फुट है, बेशक मैं दुनिया के जिस कोने में मर्जी चला जाऊं, लेकिन तुम्हारी जो सोल के साथ जो है ये नीडल जो है, या वो जो इस फिक्स फुट के साथ वो एक मूविंग नीडल को जो है वो जोड़ता है, वो कहता है वो बेशक ये मूव करती रहे लेकिन तुम वो फिक्स फुट हो, तो ये इसी के साथ जुड़ी रहेगी। Secondly, there is a sort of magnetic force holding the apparently dissimilar object in. अब वो क्या करता है, वो इस रिलेशनशिप को एक कंपास के साथ कंपेयर करता है। सेकेंडली, फिर वो क्या उसको वो कहता है कि ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि होल्ड करती है अपेरेंटली डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक कंसीट में। This force holds the two apparent together while keeping their identity separate. This foil and joking together is a metaphysical element. Thirdly, Dunn's conceit is not mere decoration but an organic part of the poetic process. ठीक है, ये mere conceit कोई decoration नहीं है बल्कि ये organic part है poetic process का। While the Elizabethan conceit is traditional and merely ornamental, the metaphysical conceit is basic in structure. ठीक है, अगर एलिजाबेथन कंसीड वो ट्रेडिशनल है, ऑर्नामेंटल मैंने अभी आपको बताया था, चाहे वो पेट्रियार्कन पोइट्री है या फिर वो एलिजाबेथन है, दोनों के अंदर ट्रेडिशनल पोइट्री कुछ यूं थी कि बिलव्ड के बारे में एग्जेजरेशन की जाती थी, लाइक उसकी खूबसूरती के बारे में ज्यादा बयान किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन ज्यादा होती थी, लेकिन मेटाफिजिकल कंसीट क्या होते हैं, वो बेसिक और स्ट्रक्चरल होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन and argument. It plays an important role in proving the thesis of the poet. Helen Gardner writes, in a metaphysical poet, the conceits are instrument of definition in an argument or instrument to persuade. The poet has something to say which the conceit explicates, or something to urge which the conceit helps to move forward. The separation of the lover and beloved has been discussed in a valediction forbidding mourning, like the expansion of gold. He says, "Are two souls therefore which are one, though I must go and you're not yet. A breach but an expansion like gold or airy thinness beat." ठीक है, वो कहता है यहाँ पे कि सेपरेशन ऑफ द लवर और बिलव्ड जो है वो डिस्कस होते हैं वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में, जैसे जस्ट लाइक एन एक्सपेंशन ऑफ गोल्ड। वो कहते हैं जिस तरीके से गोल्ड एक्सपेंड होता है, यानी कि उसको वो एक्सपेंड हो जाता है लेकिन वो टूटता नहीं है। ठीक है, उसकी थिननेस को बेशक आप बीट करते चले जाएं लेकिन वो टूटता नहीं है। इसी तरीके से वो कहता है कि हम बेशक दूर हो जाएं, our two souls therefore which are one, though I must go, वो कहता है बेशक मैं यहाँ से जा रहा हूँ, and you're not yet a breach, ये ज्यादा कुछ भी नहीं है बल्कि जस्ट एक ब्रीच है। ठीक है, बट एन एक्सपेंशन, और ये एक ब्रीच नहीं बल्कि वो एक एक्सपेंशन है, यानी कि जो कि बिल्कुल उसी तरीके से गोल्ड जैसे वो थिन हो जाता है उसको बीट करने से, तो वो एक्सपैंड हो जाता है, थिन हो जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। तो वो कहता है इसी तरीके से हमारा रिलेशन है। तो वो अपने रिलेशन को किस कंसीट के साथ कंपेयर करता है, वो एक्सपेंशन ऑफ गोल्ड के साथ कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अब ये फार फेच इमेज है कि एक्सपेंशन ऑफ गोल्ड को वो जो है इसके साथ कंपेयर कर रहा है। डन ब्लेंड्स बोथ thoughts and feeling together in his conceit to achieve the unification of sensibility. The situation is emotional and almost explosive, with its treatment and description are wholly intellectual. T.S. Eliot writes, the poet of 17th century, the successor of the dramatist of the 16th, possessed a mechanism of sensibility which could devour any kind of experience. They are simple, artificial, difficult, or fantastic. Donne does not make use of color, material, or Elizabethan poet for his conceit. His originality prevented him from following the beaten track of Petrarchan or pastoral tradition. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या था, उसकी ओरिजिनलिटी ने उसको प्रिवेंट किया कि वो उस बीटन ट्रैक जो कि पेट्रियार्कन या पेस्टोरल ट्रेडिशन चली आ रही थी, बागों बहारों के बारे में लिखना या फिर बिलव्ड के बारे में लिखे चले जाना या उसकी मोहब्बत के बारे में लिखे चले जाना, वो उस ट्रेडिशन से हट के उसने एक इंडिविजुअलिटी क्रिएट की, एक ओरिजिनलिटी क्रिएट की। he sought conceit from varied experience of his own life. खुद से उसने अपनी जिंदगी से कुछ एक्सपीरियंसेस को गेन किया, and from the widening horizons of knowledge and from the world around him. ठीक है, और widening horizons of knowledge और जो उसके इर्द गिर्द की दुनिया, वहां से उसने कुछ इमेजेस लिए और उसको वो फिर सामने लेके आया। जॉन
Bennett writes his images are drawn from his own interest so that he is always illustrating one fact of his experience or another. Everything that played an important part in his life or left its mark upon his mind occurs in the poetry not as subject matter but as images. Images. हर चीज जो है उसने एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया उसकी लाइफ में और फिर उसके माइंड के ऊपर एक मार्क लीव कर दिया जो कि उसकी पोइट्री में हमें नजर आता है, जो कि एक सब्जेक्ट मैटर नहीं था बल्कि वो इमेजेस थे. Dunn also made various references of alchemy to his conceit. ठीक है, अब जो है उसने जो है वेरियस रेफरेंसेस दिया अल्केमी के अपनी कंसीट के लिए. thus he utilized contemporary chemical idea, scientific theory and superstitions for the ornamentation of his poem. He frequently utilized geographical images of the world surface during his time. All the subjects were his delight and occurred to him in his mood of creation. For example, his poetry poems are valediction, hymn to God, God in my sickness, the good morrow. Dunn was a realist, therefore he drew his images from the world of everyday commerce, trade and industry. ठीक है, वो एक realist था और इस वजह से वो एवरीडे कॉमर्स, ट्रेड और इंडस्ट्री को अपने इन इमेजेस को अपनी पोइट्री के अंदर लेके आया. ठीक है, उसने जो है अपने इर्द गिर्द की जो भी एवरीडे लाइफ थी वहां से वो लेके आया. रेड क्लॉथ, a firm and even a stem realism is often imparted to the poems by reference to war and initially affairs, death, law, politics, medicine, fire and heat, business, the human body and many of features of home life. और रेड ब्लाथ क्या कहती है कि वो जो है उसके जितने भी कंसीट्स थे वो क्या थे. From and even a realism is often imparted to the poem. ठीक है, even उसकी impart की गई poems में by the reference of war, initially affair, death, law, politics, medicine. तो ये सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं जो कि reality based हैं और जो हमें उसकी poetry में मिलती हैं. In his life, Dunn experienced disease. In his life, Dunn experiences disease and poverty. ठीक है, therefore he had an urge to teach him to draw image from disease and death. और क्योंकि उसने अपनी लाइफ में डिजीज और पॉवर्टी भी देखी थी तो इस वजह से उसने ये इमेजेस भी अपनी पोइट्री के अंदर जो है वो ड्रॉ किए. A critic as Dunn was writing in an age when death lurked around the corner and plague, famine and violence were an everyday occurrence. Dunn ने जो है वो उस एज के अंदर लिखा जब दुनिया के हर कोने में डेथ जो है वो लर्क कर रही थी. प्लेग, ताउन, फेमाइन, भूख प्यास एंड वायलेंस जो है वो हर एवरीडे अकरेंसेस थी. मतलब वायलेंस आम कुछ भी हो जाता था. शिद्दत पसंदी जो आज भी है पहले भी थी. Dunn true originality is reflected when he makes the best use of images and conceit draw from various sources. D.S. Eliot highly appreciated him because of his renewable trait, style of write. Therefore, Dunn achieved verification of sensibility, such that fusion of thought and feeling successfully and artistically. Therefore, his reader is capable of simultaneously sharing an emotion, enjoying a joke, fading, and thinking at the same time in the poem The Relic. और यहाँ पे क्या है, डन जो है वो अचीव करता है एक वेरिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. ठीक है, एक फ्यूजन ऑफ थॉट और फीलिंग है. ठीक है, यहाँ पे देखें बेटा, दिस इज द मेन पॉइंट, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड फीलिंग. ठीक है, एक सोच और इमोशन का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे इसको हम कहते हैं दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. और सक्सेसफुली एंड आर्टिस्ट, therefore his reader is capable of simultaneously sharing an emotion. यहाँ पे देखिए हम इमोशन की भी बात करते हैं. उसका जो रीडर है वो कैपेबल होता है कि वो फिर एक इमोशन को शेयर करता है, एंजॉय अ जोक फीडिंग. ठीक है, वो एंजॉय करता है एक जोक फीडिंग को, और फिर वो थिंकिंग एट द सेम टाइम, उस टाइम वो सोच भी रहा होता है, एंजॉय भी कर रहा है और इमोशनली अटैच भी हो रहा है और वो सोच भी रहा है. ठीक है, एंड द पोएम द रेलिक इंडिकेट्स द sardonic mood which the reader shares. Therefore, the function of his image and conceit is multifarious.
ठीक है, इस वजह से उसके जो इमेज और कंसीट्स जो थे वो मल्टीफेरियस थे। Coleridge defines the function of poetry: judgment ever away and steady, self-possession with enthusiasm, and feeling profound or vehement. कॉलरिज जो है वो पोइट्री के फंक्शन को कैसे डिफाइन करता है, वो ये कहता है पोइट्री को कि ये क्या है, जजमेंट एवर अवे एंड स्टडी, ठीक है, जजमेंट है, और सेल्फ पोजेशन है एक एंथुजियाज्म के साथ, और फीलिंग है प्रोफाउंड और वेहमेंट, ठीक है, उसको वो कहता है दिस इज द फंक्शन ऑफ द पोइट्री। उसके बाद दिस व्यू इज एप्लीकेबल टू जॉन डन्स इमेजरी एंड कंसीट। जॉन बेनेट कंपेयर्ड विद पोइट्री ऑफ जॉन डन विद दैट ऑफ कीट्स, ठीक है, जॉन बेनेट जो है वो जॉन डन की पोइट्री जो है वो किसके साथ कंपेयर करता है, वो जॉन कीट्स के साथ कंपेयर करता है। कीट्स sensuous expression is identified with the thing he wants to express. कीट्स के जो sensuous expressions थे वो उन चीजों के साथ आइडेंटिफाई होते थे, उन इमेजेस के साथ आइडेंटिफाई होते थे जो कि वो बयान करना चाहता था, he want to express, ठीक है। कीट्स की जो पोइट्री थी वो डीपली सेंशुअस किस्म की पोइट्री थी, आप पार्ट 2 में जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे जॉन कीट्स को। ऑन द अदर हैंड डन डिफाइंस इमोशनल एक्सपीरियंस बाय एन इंटेलेक्चुअल पैरेलल, ठीक है। कीट्स जो है ना एक्चुअली वो एक ऐसी पोइट्री लिखता था कि वो जिस दुनिया की बात करता था ना एक्चुअली उसका उस दुनिया उसकी अपनी रियल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक नहीं होता था। जॉन कीट्स एक और दुनिया में चला जाता था, लाइक अगर वो अपने गम की दुनिया से निकलना चाहता है ना तो फिर उसने एक पोएम लिखी और टू नाइटिंगेल, वो नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाता था, ठीक है। और थ्रू इन द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल वो एक सेंशुअस पोएट्री लिखता था, जैसे वो खुद नाइटिंगेल की दुनिया में पहुंच गया और उसको वहां की तमाम खूबसूरतियां, वहां का वेदर, वहां की ईच एंड एवरीथिंग वो फील हो रही होती थी, ठीक है। और हम भी जब पढ़ते हैं तो दैट इज रियली वेरी, वो एक इतनी ऑब्जेक्टिव पोइट्री उसने लिखी है, यानी कि खुद वो फीवर एंड फ्रेड्स में है, इन रियलिटी इन रियल लाइफ वो फीवर एंड फ्रेड्स में है, लेकिन वो टोटली डिटैच होके अपनी दुनिया से एक पोइट्री लिखता था। लेकिन अगर हम जॉन डन को कंपेयर करें जॉन कीट्स के साथ, तो जॉन कीट्स जो है अपने जो प्रेजेंट डे होता था, एवरीडे लाइफ होती थी, वो उसके बारे में लिखा करता था, उसकी उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट थी, वो अपने इमोशनल एक्सपीरियंस जो उसके प्रेजेंट में होते थे वो उसके बारे में लिखता था बाय एन इंटेलेक्चुअल पैरेलल। और फिर वो उसको कंपेयर करता था फार फेच इमेजेस के साथ, जैसे रोटेशन ऑफ सन के साथ, या कंपास की मूवमेंट के साथ, या थिननेस ऑफ गोल्ड के साथ। तो वो अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस को एक्चुअली जो उसकी एवरीडे लाइफ में उसके साथ हो रहे होते थे वो एक फार फेच इमेज के साथ कंपेयर करता था, जबकि जॉन कीट्स का ये था कि वो अपनी दुनिया में रहता था, अपने फीवर एंड फ्रेड से फाइट करने के लिए वो नाइटिंगेल की दुनिया में पहुंच जाता था, वहां जाके उसको सोलेस मिलता था, वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर रहना ज्यादा पसंद करता था रादर देन कि वो इस दुनिया में रहे। लेकिन जॉन कीट्स जो है वो इसी दुनिया में रह के इसी दुनिया के साथ इमोशनली अटैच होके उसी दुनिया को कंपेयर करता था कुछ फार फेच इमेजेस के साथ। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द जॉन कीट्स एंड जॉन डन। और कभी भी अगर आप इस तरह से कोई भी पोइट लिखते हैं, जब आप दो पोइट्स को आपस में कंपेयर करते हैं, मोस्टली हम लोग ये कंपैरिजन सेकंड लास्ट स्टैंजा या थर्ड लास्ट स्टैंजा के अंदर करते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि सेकंड लास्ट स्टैंजा में करें या फिर सेकंड स्टैंजा के अंदर करें कि उसके कॉन्टेम्पोरेरी पोइट्स कैसे थे, या आपने अगर किसी पोइट को ऐसा पढ़ा है तो उसमें और जॉन कीट्स में क्या फर्क था या जॉन डन में, इन दो में क्या फर्क था। तो उससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, एग्जामिनर के सामने एक अच्छा इमेज आता है कि इसको पता है कि पोइट्री डिफरेंट पोइट्स की अलिफ बे क्या है और डिफरेंट पोइट्रीज की अलिफ बे क्या है। ऑल द जॉन Dunn's conceit or image is far fetched, rugged and coarse, yet it imparts a sense of pleasure and exaltation, as it has astonishing link with the whole poem. In other words, an image cannot be detached from its context. John Donne's conceit or images reveal an organic growth, profuseness, and proliferation. As a particular conceit of John Donne
has a significance in the content of the whole poem. Dull conceit or image is highly obscure, difficult and complex. According to J.S. Grayson, it brings together the opposites of life, such that body and soul, earth and heaven, bed or lovers, the bed or lovers, the universe, life and death, microcosm and macrocosm in one breath. Readers undergo difficulty because of the medieval learning of the, ठीक है, रीडर्स क्यों अंडरगो, ऑब्सक्योर कहते हैं जू माइनी, ऐसी चीज जिसको समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाए, ठीक है, ऑब्सक्योरिटी जू माइनी चीजों को कहते हैं। तो उसकी जो पोएम थी वो ऑब्सक्योर थी, ठीक है, डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स भी थी। इसी वजह से हम इसका कल इंशाल्लाह इसकी ऑब्सक्योरिटी और यूज ऑफ विट को इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। बेटा आज आप आई थिंक इतना ही कर लें, इसको एक दफा समझें। इसकी आज आपने असाइनमेंट बनानी है और सबमिट करनी है। इसके की पॉइंट्स यही हैं। कंसीट्स जो है वो अनयूजुअल और फैंटास्टिक सिमिलीज होती हैं। सिमिलीज बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करना, ठीक है। डन्स कंसीट आर मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल है, सोल एंड बॉडी। Dunn blend thought and feeling in his conceit. Dunn's imagery drawn from trade and commerce, everyday trade and commerce. Imagery drawn from disease and death. Nature of Dunn's conceit is complex. ठीक है, वो obscure थी और complex थी। कल हम इंशाल्लाह यूज ऑफ विट करेंगे। यहाँ तक बेटा कंसीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि मुझे ये बताएं कि अब आपने कंसीट जो है उसको कंसीट और इसमें दोनों में क्या फर्क? तो कंसीट्स आर द फार फेच इमेजेस जो कि रिवील करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को। जैसे मैंने अभी शेर बताया कि चाहे फिरौन ने मूसा से मदद, चूक गया गर्क ना होता, गर्क तुझको पुकारा होता। इस शेर के अंदर शायर ने ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे इमेजेस यूज किए हैं जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन और फिर अल्लाह ताला उनका रिलेशन बंदों के साथ वो सारा बताया जा रहा है, ठीक है। जबकि मेटाफर क्या है? ही इज अ फॉक्स, ठीक है, कि वो इतना चालाक है जितना कि एक फॉक्स होता है। तो कंसीट्स एक्चुअली आर द फार फेच इमेजेस जो कि एक होल कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जबकि मेटाफर्स आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनके ट्रेड्स को मैच कंपेयर किया जाता है। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होती है लेकिन उनके ट्रेड्स को कंपेयर किया जाता है। जैसे फॉक्स और एक इंसान, इंसान है, जानवर जानवर है, फॉक्स एक जानवर है। एक एनिमल को ह्यूमन बीइंग के ट्रेड्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, एक एनिमल की सोच को ह्यूमन सोच के साथ कंपेयर किया जा रहा है, थिंकिंग के साथ, और फिर कहा जा रहा है ही इज अ फॉक्स। बट कंसीट इज अ फार फेच इमेज जिसके अंदर दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाता है, उसके अंदर एक पूरी स्टोरी मर्ज होके आ जाती है। उस एक जैसे थिननेस ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड को आप बीट करे जाओगे, पतला हो जाएगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से कंपस, ठीक है, वो घूमती रहेगी लेकिन वो अलहदा नहीं होगी, ठीक है। तो वो एक पूरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर मर्ज होके आ जाता है जो कि रिलेशंस को, इमोशंस को इस तरह से बयान कर रहा होता है, ठीक है। तो दैट इज द फ्यूजन ऑफ सोल एंड बॉडी, द सेंसिबिलिटी एंड द थिंकिंग एंड द इमोशंस। तो उसके अंदर हेट्रोजीनियस आइडियाज होते हैं। जो आपका कंसीट होगा उसके अंदर हेट्रोजीनियस आइडियाज होंगे जो कि योग टुगेदर होते हैं, जबकि मेटाफर इज बेसिकली जस्ट एन इमेज, ठीक है, दैट इज जस्ट एन इमेज कि ही इज अ फॉक्स, ठीक है। तो ये बेटा इनमें फर्क होता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं।